यह डिक्टेशन जो मैं बोलने जा रहा हूँ यह 115 से 120 की स्पीड के बीच में रहेगा। कृपया ध्यानपूर्वक और एकाग्रचित्त होकर लिखें। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से 3 दिनों से जो बहस रेलवे पर हो रही है उसका उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, इसलिए समय आने पर आज उत्तर देने की आज्ञा आपने मुझे दी है। इस बार के बजट पर कुछ विशेष बातें देखने में आईं। एक बात तो यह देखने में आई कि इस बजट का उत्तर दूं तो क्या दूं। जो बहस हुई उसमें विरोधी दल ने कोई हिस्सा नहीं लिया। शायद उन्हें विरोध करने के लिए कुछ नहीं मिला या उसका मौका नहीं मिला। एक दूसरे ढंग से उन्होंने समर्थन प्रदान किया। अभी माननीय सदस्य महोदय ने जो अन्य कुछ बातें कहीं उनसे मैं सहमत हूँ। आपने भी बोला था, आपकी सुंदर वाणी सुनने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मुख्य रूप से जिस दिन बजट का विरोध करने के लिए विरोधी दल के नेता खड़े हुए तो पीछे से सारे उनके समर्थक चलते बने। अकेले वही खड़े रहे और बोले, आपको स्मरण होगा मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया। जो बहस रेलवे बजट पर 3 दिन हुई, इधर के हमारे साथियों ने उस समय का सदुपयोग किया। एक सज्जन केवल विरोधी दल की ओर से कुछ विशेष रूप से बोले। वे आज यहाँ नहीं हैं, फिर भी उनका पूरा का पूरा जो भाषण था, अब मैं उसका उत्तर देने की चेष्टा करूँगा। साथ ही इसके पहले मैं उन सब लोगों को धन्यवाद दूं जिन्होंने इस बजट के ऊपर अपने विचार रखे। ऐसे लोग जिन्होंने इस बजट का स्वागत किया और बड़ी उदारता के साथ इसका समर्थन करने की कृपा की, अपना सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। श्रीमान, इधर के लोग बोले, इसलिए 2 तरह की बातें कही गईं। एक तो कुछ नीति संबंधी बात कही गई और दूसरे कुछ सुझाव दिए गए। हमारी व्यवस्था में, प्रबंध में कहीं कुछ त्रुटि है, क्या होना चाहिए, इसके संबंध में कुछ सुझाव दिए गए। कुछ सदस्यों ने सुझाव देते हुए अपने प्रदेश अर्थात अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भी कुछ बातें कहीं। मैंने देखा कि 2 तरह की बातें कही गईं, एक तो नीति संबंधी और दूसरी सुझाव संबंधी। सुझाव संबंधी जो बातें कही गईं उनका बहुत कुछ उत्तर हमारे साथी माननीय सदस्य ने दे दिया, इसलिए मैंने सोचा कि उन्होंने कुछ बातों की चर्चा करके एक तरह से मेरा बोझा बहुत हल्का कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ और वह यह कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। इन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए वे उनको पूरी तरह मंजूर नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो। बहुत सी हड़तालें हो सकती हैं, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते। जब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती हैं,
छुट्टी हो जाती है तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा दावतें करते हैं। आज यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से हमारी खपत बढ़ती जा रही है। सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े बड़े अफसर बैठे हैं और हजारों रुपए की लंबी लंबी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की फाइलों और कागजों में लगा रहता है। इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चूंकि हवा में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए जिससे फसल की हानि न हो। सभापति महोदय, इस सदन में आज शिक्षा पर बड़ी जोरदार बहस हो रही है, लेकिन मैं इस जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। पिछली सरकार के बारे में अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपने शिक्षा मंत्री को बंगाल ले जाना चाहता हूँ, शांति निकेतन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसी शिक्षा संस्थाएं चाहिए, मुझे पुरानी परंपराओं पर चलने वाली शिक्षा संस्थाएं चाहिए। दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। यहाँ पर 1500 विद्यार्थियों के ऊपर 250 प्रोफेसर हैं। मुझे इसकी शिकायत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और विश्वविद्यालयों में भी आप इसी हिसाब से शिक्षक दें। मैं विदेश में पढ़ा हूँ, वहाँ के प्राथमिक शिक्षक को 2000 रुपये वेतन मिलता है। वे कार पर चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक एक डंडा लेकर चलते हैं। मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है? आपके विश्वविद्यालयों से जो अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं, वे नौकरी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जाते। विदेशों में अच्छे विद्यार्थी शिक्षा संस्थानों में नौकरी करना चाहते हैं। यही कारण है कि विदेशों में शिक्षा अच्छी है। आज गांधी जी की तरह सोचने वाले कितने लोग हैं? इस संबंध में नाम लेने से काम नहीं चलने वाला है। कितने विद्यार्थी आपके स्कूलों में ऐसे हैं जो गांधी जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं? आज भारतीय संस्कृति की चिंता किसी को नहीं है। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन इसकी स्थापना के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। स्कूल के शिक्षकों को आप अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और रहने को अच्छा मकान दीजिए। आज जो शिक्षक बनता है वह सुबह और शाम दूसरी नौकरी भी करता है। जब वह क्लास में पढ़ाने के लिए तैयारी नहीं कर सकेगा तो क्या पढ़ाएगा? मैं चाहता हूं कि स्कूल के साथ ही उनके रहने के घर हों। जो शिक्षक शहर से गांव में बदली होकर जाता है, उसको रहने के लिए मकान नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। मैं चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें।